Good evening, everyone. सीट मिल गया है? क्या हो गया? रिटर्न हो गया। बहुत बहुत बधाई। और आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। एनडीए का एग्जाम बताया था ना कुछ दिन पहले। बहुत से बच्चे थे और इसके जैसे सैकड़ों बच्चे हैं। मतलब मैं कल यूट्यूब पे भी लाइव आया था, वहां पे बताया था मैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी हुआ है। उनमें से ये भी एक थे। और वही है, जितना सारा क्वेश्चन होता है जितना कराता हूँ वही लगभग आया था। चाहे वो एरर से हो, चाहे आपके ईडीएम फ्रेजेस से हो, तरीका जो बताया उस तरीके पे काम करेगा। चलिए, अभी और है, एसएसबी जल्दी हो और लेफ्टिनेंट बन के आओ यहाँ पर। चलो, प्रोसेस बताएंगे बिल्कुल, देख लेना। मैं यही तो बोला हूं आपसे कि दिन दूर नहीं है। बस देखना, बिहार में अगर हम खास करके बात करें तो बच्चे इंग्लिश की वजह से पीछे रहते थे हमेशा। अभी मान के चलो इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ रिटन एग्जाम में, लेकिन अभी इसका नेक्स्ट पड़ाव है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही है। जिसे कहते हैं एसएसबी। एसएसबी वो वाला नहीं, सशस्त्र सीमा बल नहीं, वो दूसरा है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नॉट अ पीस ऑफ केक। इसका प्रमाण मैं खुद हूं। पहले अटेम्प्ट में मुझे बाहर निकाल दिया, उसके बाद मैं कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया, भोपाल से जाके एसएसबी क्वालिफाई किया मैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक पड़ाव अभी नेक्स्ट है जो एसएसबी को लेके। और सैकड़ों बच्चे हैं, यहाँ पे लाएंगे जगह कम पड़ जाएगा। हमारे पास जो कार्ड आया है कि सर ये मेरा एडमिट कार्ड है, मेरा रिटन एग्जाम का सिलेक्शन हो गया, ये हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका हुआ है, उनको देख के समझ लो आप लोग तो अभी बहुत लेट हो। समझ लो कि हम लोगों से 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा अभी से पढ़ना शुरू कर रहा है। आप सोचो 7वीं 8वीं क्लास में आप क्या करते थे, लेकिन अभी जो बच्चा है 7वीं 8वीं क्लास में लगा है हम लोगों के साथ और जम के मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसका होगा? चलिए, और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जितने देर से आए दुरुस्त आए। और कोई बात नहीं, तुम साथ हो अगर तो दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। चलिए, सीट मिल गया सबको? पीछे वाले हो जो लाइव में कोई तकलीफ? देखो, जीवन में तकलीफ है, टीवी नहीं चल रहा है बच्चे का। और देखो, बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे कि कम से कम एक वीक में 2 में टेस्ट कराऊंगा। मतलब जो टेस्ट जो 2 होगा वो इस तरीके से नहीं, वो टेस्ट होगा एग्जाम ओरिएंटेड। यानी कि ऐसा नहीं कि टेस्ट करा दिया, कॉमन एरर पूरा करा दिया, ईडीएम्स करा दिया, नहीं, मिक्स जिसे कहते हैं, जो एग्जाम का पैटर्न है अभी से आदत लगवाऊंगा। और 25 क्वेश्चन आते हैं प्रीलियम के हिसाब से, तो ऐसे एक वीक में कम से कम 2-3 टेस्ट लगवा देना है। और 2-3 टेस्ट लगवा के, क्योंकि इससे आदत पड़ जाएगी। पढ़ा तो रहा हूं बहुत बढ़िया, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका। टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूं। सही हो गया? चलिए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। अब ध्यान दो, यहां पर है डर। डर का मतलब होता है कमी। डर का मतलब होता है किसी चीज की कमी, स्कार्सिटी, यानी जिस चीज में कमी दिख जाए उसे कहते हैं डर्थ। डर्थ को याद कर लो डेथ से, कि जैसे कहीं किसी जगह पर डेथ हो जाता है, कहीं पर कोई आपदा हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट, कोई कैजुअलिटी हो गई, तो वहां पर जो डेथ होता है उसमें क्या दिखाया जाता है? डर। जैसे मान के चलो किसी जगह पर कोई, कहीं आग लग गया, कहीं पुल टूट के गिर गया, कुछ भी व्हाटएवर, तो वहां पर अगर कोई व्यक्ति मरे हैं 100, लेकिन संख्या क्या 100 दिखाएगा? दिखाता है कि 10-20 लोग मरे हुए हैं, तो इनमें क्या कर देता है? कमी। अब डर्थ का यूज हर जगह होता है किसी चीज में कमी को लेके, तो डर्थ को याद कर लो डेथ से, कि डेथ में हमेशा क्या दिखाता है? कमी। स्कार्सिटी, कमी, किसी चीज में कमी को दिखाता है। देखो, ये एंटोनिम्स पूछता है। अबंडेंट और प्लेंटीफुल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, तो एंटोनिम से लिख देगा उसका डर। या फिर स्कार्सिटी, जो इसका सिनोनिम्स है, एक्सेस मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका डिबॉच। डिबॉच का मतलब होता है भ्रष्ट, यानी करप्ट। यानी कहने का ये मतलब है कि जो
करप्शन से भरा हुआ है, जो काफी करप्ट है, उसे कहते हैं डिबॉच। तो डिबॉच का मतलब क्या होता है? भ्रष्ट, यानी जो भ्रष्ट है। तो डिबॉच को याद कर लो दबोच से, कि जो भी भ्रष्ट होते हैं पुलिस वालों को क्या कर लेती है? दबोच लेती है। यानी जो भी भ्रष्ट होते हैं, जो भी क्या होते हैं? डिबॉच होते हैं, पुलिस उन्हें दबोच लेती है। डिबॉच का मतलब क्या हो जाएगा? भ्रष्ट, यानी जो भ्रष्ट है, करप्ट है, उसे कहा जाता है डिबॉच। नेक्स्ट देखो डिक्राई। डिक्राई का मतलब होता है निंदा करना। डिक्राई का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, स्लैंडर करना, अब्यूजिव रिमार्क्स देना, उसे कहा जाता है डिक्राई। तो डिक्राई को याद कर लो दिन में क्राई, कि अगर कोई व्यक्ति यहां दिन में क्राई करने लगे तो लोग उसकी क्या करेंगे? निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे। यानी कि जैसे यहां क्लास चल रहा है, अभी कोई आए खड़ा हो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला रोने लगे, तो सभी लोग क्या कहेंगे? निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे। तो डिक्राई का मतलब क्या हो जाएगा? आलोचना करना, यानी किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट देखो डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है गंदा करना, यानी किसी चीज को गंदा करने का। देखो बेसिक यहां पे मतलब बता रहा हूं। यहां पर शब्द है सिनोनिम्स में बेस मिर्च। बेस मिर्च का मतलब क्या होता है? 20 मिर्च डाल के बदनाम कर दिया, तो बेस मिर्च का मतलब होता है बदनाम करना, यानी किसी के इज्जत आबरू को बदनाम कर देना बेस मिर्च कहलाता है। देखो सिनोनिम्स दिया है। तो डिफाइल का मतलब गंदा करने का ये मतलब नहीं है कि कहीं पर कोई कपड़ा गंदा हो गया तो लगा दो डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है कि किसी के जैसे जो बनाए गए, सेम वही है कि किसी के इज्जत आबरू को गंदा कर देना। नहीं होता है दाग लगाना, तो दाग क्या पेंट से दाग लगा देता है? अब जैसे बोले कि मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया, तो इसका मतलब कि पेंट लेके आया मार्केट से रंग दिया, उसी दाग को कहते हैं डिफाइल, यानी गंदा करना। तो डिफाइल को याद कर लो दे फाइल से। छोटा बच्चा क्या करता है? घर में फाइल लेके घूमता, बोला दे फाइल ले, तू गंदा कर देगा। या फिर जैसे जो बहुत सारे करप्ट ऑफिसर्स होते हैं, जब ईमानदार ऑफिसर्स की एंट्री होती है तो फाइल ले लेके जितने सारे गंदे होते हैं सब चीज निकाल देता है। तो डिफाइल का मतलब क्या हो जाएगा? गंदा करना, यानी फाइल दे, डिफाइल फाइल दे, यानी गंदा करना। नेक्स्ट देखो डिलीटेरियस। डिलीटेरियस का मतलब होता है नुकसानदायक। डिलीटेरियस का मतलब होता है कि जो नुकसानदायक हो, ऑब्नॉक्सियस हो, हार्मफुल हो, यानी इंजूरियस कह सकते हैं। यानी जैसे नहीं कहते हैं सिगरेट के पैकेट पर क्या लिखा होता है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो लिख सकते हो स्मोकिंग इज डिलीटेरियस टू हेल्थ। ये भी बन सकता है, इंजूरियस ही सिर्फ क्यों बनेगा? तो डिलीटेरियस का मतलब होता है नुकसानदायक। डिलीटेरियस को याद कर लो यहां डिलीट से, यानी कि डिलीट से क्या कहता है कि जितने भी कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर, टैबलेट के अंदर जितने भी डिलीटेरियस फाइल होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? डिलीट करना पड़ता है। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि वो जितने भी कंप्यूटर के अंदर उन सबको डिलीट कर देगा जो क्या होगा? डिलीटेरियस होगा, यानी नुकसानदायक होगा, हार्मफुल होगा, ऑब्नॉक्सियस होगा। तो नुकसानदायक के लिए बहुत सारे शब्द आते हैं, लिस्ट जैसे कराया था ना आपको ग्रुपिंग्स में, यानी एक मीनिंग के जितने सारे शब्द थे। जैसे बड़ा के लिए करा दिया, कराया नहीं था? सैटरडे को आए, जितने लड़के आए होंगे उनको पता होगा। इसका नहीं कराया हूं, वो शांत के लिए कराया था। तो सेम ऐसे ही नुकसानदायक का भी एक पूरा लिस्ट है, उस लिस्ट को भी कराऊंगा। जैसे कि बहुत सारे, जैसे पॉइजनस होता है, ऑब्नॉक्सियस। ध्यान देना, ज्यादातर ओ यूएस वाले शब्द अगर आंखों से दिख जाए, यही तरीका कहता है, तो ओ यूएस लगा होगा तो लगभग उसका मीनिंग नुकसानदायक से होगा। जैसे पॉइजनस, ऑब्नॉक्सियस, इंजोरियस, इंजरियस, यानी बहुत सारे जितने शब्द होंगे इन सब में ओयूएस जैसा लगा होगा तो क्या कहेंगे उसे? नुकसानदायक। तो डिलीटेरियस, उन सबको डिलीट कर दो जो क्या है? डिलीटेरियस है, नुकसानदायक है। नेक्स्ट देखो डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, यानी जाने अनजाने का उल्टा है। ये नहीं होता है कि जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, लेकिन जानबूझकर कोई गलती करे उसे डेलिबरेट कहते हैं। अब बिरेट शब्द कराया हूं, बिरेट का मतलब क्या होता है? डांटना या फटकारना। बिरेट बारात से, कि बारात में जो हरकतें अजीब करते हैं उन्हें बिरेट कर दिया जाता है।
अब यहां पर है डेली बिरेट, यानी कि डेली यानी कि प्रतिदिन रोज, और बिरेट का मतलब होता है डांटना। यानी अगर मान के चलो कि मम्मी है, उसकी बेटी है, मम्मी दिन भर डेली उसे अगर बिरेट करे तो क्या बच्ची बोलेगी कि मम्मी मुझे डेली बिरेट करती है, यानी जानबूझकर मारती है, जानबूझकर डांटती है। तो डेली बिरेट यानी डेली बिरेट, डेली डांटती है, क्यों? जानबूझकर। ध्यान देना, ये बहुत अच्छा शब्द है। जैसे इससे बना होता है डेली बिरेटली, यानी डेली बिरेटली का मतलब होता है कि जो चीज जानबूझकर रची गई साजिश से अगर कोई काम करा जाए उसे कहते हैं डेली बिरेटली। जैसे पाए दिन पाकिस्तान गतिविधियां कुछ करता है तो जाने अनजाने में जानबूझकर, यानी जानबूझकर करेगा, इसीलिए न्यूज़पेपर में हेडिंग देखोगे तो बना रहेगा इसमें कि डेलिबरेटली, ये काम जो हुआ है डेलिबरेटली हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जानबूझकर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, डिलाइट का मतलब होता है जॉय, हैप्पीनेस, उसे कहते हैं डिलाइट। अब डिलाइट को याद कर लो, दे लाइट से, ये सब कराया भी हूं डेमो में ना, कई बार कराया था। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, यानी किसी चीज में खुशी आ जाए, जॉय, हैप्पीनेस, सब में ब्लिथ हो गया, बहुत सारे शब्द होते हैं, जुबिलेंस, जुबिलेशन। अब यहां पर है डिलाइट, डिलाइट को याद कर लो दे लाइट से, कि जैसे बचपन में टीवी उवी देखते थे, लाइट अचानक से कट गई, अब जैसे लाइट दे, यानी जैसे लाइट देते थे क्या मिल जाती थी? खुशी मिल जाती थी, हैप्पीनेस। तो डिलाइट का मतलब क्या हो जाएगा? खुशी, जॉय, हैप्पीनेस, उसे कहते हैं डिलाइट। नेक्स्ट है डिल्यूट। डिल्यूट का मतलब होता है धोखा देना, यानी डिल्यूट का मतलब होता है धोखा देना, डिसीव करना, डिसीट करना, हुडविंग करना, सबटरफ्यूज करना, परफिडी करना, चिकनरी करना, सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? धोखा देना। अब डिल्यूट को याद कर लो कि डी, तो दीदी, और ल्यूट को याद कर लो लूडो से, कि दीदी लूडो में क्या देती है? धोखा दे देती है। तो डिल्यूट, डी, लूडो, यानी लूडो में क्या कर देती है? जब बड़ी बड़ी बहनें होती है धोखा दे देती है। तो डिल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? धोखा देना। नेक्स्ट है आपका डेरिसिव। डेरिसिव का मतलब होता है निंदा करना, डेरिसिव का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना। अभी एक शब्द कराया था डेक्राई, तो डेक्राई का सिनोनिम्स है कि नहीं है? तो यानी निंदा करना, आलोचना करना, तो डेरिसिव कहलाएगा। अब डेरिसिव को याद कर लो देरी से शिव। मान के चलो कि आप किसी विकट परिस्थिति में फंस गए, ऐसा ना हो लेकिन मान लो अगर फंस गए और वहां से आप मना रहे हो कि हे शिव जी आके मेरी मदद करो, और सारा काम हो जाने के बाद चार लोग घेर लिए हैं आपको और बोले कि मेरी मदद करो, और क्या किए कि शिव जी थोड़ी आने में देर कर दिए और चार लोग थे बढ़िया से बजा के चले गए। उसके बाद शिव बोले बताओ भक्त तुम मुझे याद कर रहे थे, अब बताओ कि गुस्सा अंदर से नहीं आएगा? तो क्या करोगे? उनकी निंदा करोगे। तो यानी देरी से शिव आए तो आपने क्या किया? निंदा किया। तो डेरिसिव का मतलब हो जाएगा निंदा करना, आलोचना करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डिजोलेट। डिजोलेट का मतलब होता है उदास, डिजोलेट का मतलब होता है ग्लूमी, मोरोज, उसे कहते हैं डिजोलेट। तो डिजोलेट, डिजोलेट का मतलब क्या हो गया? उदास। अब मान के चलो कि शादी विवाह का किसी का टाइम था, अब शादी विवाह में आना था डीजे, और डीजे हो गया लेट, तो सभी लोग क्या हो गए? डिजोलेट। सभी लोग हो गए डिजोलेट, यानी क्या हो गए? उदास। तो डिजोलेट कब हो गए? जब डीजे लेट हो गया, यानी डीजे जैसे हुआ लेट सभी लोग हो गए डिजोलेट, यानी डिजोलेट का मतलब हो जाएगा दुखी, उदास, निराश। आ जाओ जरा देखा जाए। डर्थ मतलब बहुत बढ़िया तैयारी। डिबॉच, भ्रष्ट। डेक्राई, निंदा करना। डेरिसिव, निंदा करना। यहां है डिफाइल, गंदा करना। डिलीटेरियस, डेलिबरेट, डिलाइट, यानी खुशी, धोखा देना। डिजोलेट, उदास। सारे शब्द याद है कि नहीं? चलिए हाँ, ब्लिक हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा। ध्यान देना, हम अपने वर्ब कैटेगरी को पढ़ने लग रहे हैं। वर्ब जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें जितने आपने पढ़ा वो तो था अपने आप में इंपॉर्टेंट, लेकिन वर्ब का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक बात बड़ा ध्यान से समझना, इसमें जितने लोग हैं अगर जिस चीज की तैयारी करते हैं, जरा बताओ कि पैसिव वॉइस और एक्टिव से पैसिव वॉइस या पैसिव से एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, कोई ऐसा कौन है जिसके एग्जाम में नहीं आता है,
जिसकी वो तैयारी कर रहा है? कोई है तो हाथ उठा दे। इसका मतलब है कि जितने यहां पर बैठे हैं सभी के एग्जाम में आता है, आता है ना। अब ध्यान दो कि यहां पर मैं कुछ आपको पॉइंट हिट यहां पर हिंट दूंगा और उस चीज को बड़े ध्यान से समझ लेना। अगर हम बात करें एक्टिव से पैसिव वॉइस या पैसिव से एक्टिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, इसको करना है मात्र 5 सेकंड में। कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा से बड़ा हो, इसको 5 सेकंड में करना है। अब इसी चीज की जो इस तैयारी जो है यही तो है कि 5 सेकंड में हो कैसे। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 सेकंड के लिए कोई वैक्सीन बना दिया हो, आओ सुबह सुबह लगवा के उसके बाद लगाते चले जाओ क्वेश्चन, ऐसा तो होगा नहीं। आपको मैं टेक्निक और ट्रिक्स सिखाऊंगा और इन सारे टेक्निक और ट्रिक्स को सीखने से पहले आपको कुछ चीजों पर फोकस रहना है, बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पर टेरिटरी बना दूं और टेरिटरी मैंने लिखा यहां पर प्रेजेंट का, और यहां पर जो दूसरी टेरिटरी बना दिया मैंने पास्ट का, यही तो 2 टेरिटरी होगा, तीसरा तो होगा ही नहीं, 3 ही टेरिटरी होता है। अब एक बात बताओ कि अगर मैंने यहां पर लिखा डू, मैंने यहां पर लिखा डज, ये प्रेजेंट का है। मैंने लिखा इज, एम, आर, ये भी प्रेजेंट का है। मैंने लिखा यहां पर हैज, मैंने यहां पर लिखा हैव, यह भी प्रेजेंट का है। 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन सेम चीज मैं इसमें कर दूं, यहां पर लिख दिया डिड, यहां पर लिख दिया वॉज और वर, यहां पर कर दिया हैड। किसी को 1% का दिक्कत हुआ? इस चीज को ध्यान से देख ले, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होना चाहिए, लेकिन अगर ये समझ गए तो पूरा का पूरा वॉइस समझ में आ गया। सिर्फ इस चीज को समझने से ध्यान देना। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं पूछूं कि मैंने यहां पर लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बताओ कौन सा टेंस? कोई टेंस है? लेकिन यहां 1 किया तो, यहां 5 किया तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि V1 और V5 से तो इतना ही पता चल रहा है कि प्रेजेंट है, ये नहीं पता चला कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, नहीं पता चला। अब एक बात बताओ, मैं अगर इसको ऐसे बोलूं कि मैंने बोला कि ये सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस है, तो किसी को दिक्कत हुआ? एक्टिव वॉइस का मतलब हो गया टेंस। लेकिन मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को लाया सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को लाया ऑब्जेक्ट की जगह। यहां से लगाया बाई और बाई से पहले यहां लगाया V3। ये रूल हमेशा याद रखना, यहां पर V3 के बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहां पर मैंने क्या किया कि यहां पर लगा है V1 और V5। याद करो वो दिन जब बताया था कि V3 V4 बिना एक्सिलरी वर्ब का नहीं। दूसरा, अगर मैं इसको ना लिखूं तो कैसे पता चलेगा? अब बताओ, ये कोई टेंस है, कोई वॉइस है ये? यानी यहां पता ही नहीं चल रहा है कौन सा वाला है। तो इसीलिए इसको दिखाना पड़ेगा कि ये क्या हो गया? वॉइस हो गया। यानी वॉइस है लेकिन किस टेंस का वॉइस है पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इसको दिखाना पड़ेगा। अब इसको दिखाने का तरीका यह है कि डायरेक्ट आप वर्ब को उठा के नहीं लिख सकते हो। तो अब क्या करना पड़ेगा कि आपको V1 और V5 यानी प्रेजेंट की टेरिटरी में जानी है। अब प्रेजेंट की टेरिटरी पूरी ये है, पूरी की पूरी टेरिटरी ये है। अब इसी में से किसी को लेना पड़ेगा। अगर हैज और हैव ले लू तो इसका क्या रिएक्शन होगा? अगर इज, एम और आर ले लू तो इसका रिएक्शन क्या होगा? डू और डज ले लू तो इसका रिएक्शन क्या होगा? इस चीज पर चर्चा करते हैं। आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहां क्या दिखाना पड़ेगा? इज, एम और आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यही करना पड़ता है कि नहीं? मैंने लिखा राम ईट्स अ मैंगो, तो लिखोगे अ मैंगो इज ईटेन बाई राम। चाहे ही ईट्स अ मैंगो तो अ मैंगो इज ईटेन बाई हिम। यही करते हो ना? आगे बढ़ जाएं। यानी आपको पैसिव बनाना इस तरीके से अभी देखो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि आपको वर्ब से क्या क्या चीजों का पता चलेगा। अब एक बात बताओ कि मैंने यहां पर लिखा सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, पूछू कौन सा टेंस? कोई। 1 और 5 लगाया, अगर 4 लगा दिया तो अगर 4 लगाया तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। अब ये पता नहीं चला कौन सा कॉन्टिन्यूअस, तो मैंने क्या किया कि यहां पर लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखा V4 और V4 के बाद ऑब्जेक्ट। अब यहां पर जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, देखो पूरा का पूरा खेल दिखा रहा हूं, ये पूरा प्रेजेंट है कि नहीं। अब इसमें से कुछ भी उठाऊंगा, जो भी मन करे अगर उठा लिया तो बताओ कि प्रेजेंट का लिया कि नहीं लिया। अब देखो उठा रहा हूं, यहां पे मैंने लिया इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताओ कि ये प्रेजेंट है कि नहीं, ये बताओ कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो ये स्ट्रक्चर पूरा क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस है ये, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस हो गया। अब देखो खेल खेल रहा हूं इसके साथ। मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, खेल वही करना है कि ऑब्जेक्ट को लाओ सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को लाओ ऑब्जेक्ट की जगह, उसके पहले बाई लगाओ, बाई से पहले V3 लगाओ। तो ये तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन ये पता नहीं चला कि किसका ये पैसिव वॉइस। समझ में आया? अब रूल कहता है कि अगर V3 है तो इसके साथ कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब चाहिए। अब देखो एक्सिलरी वर्ब उठा रहा हूं यहां, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसके साथ एक्सिलरी वर्ब है, मैंने लिखा इज, एम। अब बताओ ये किस टेंस का पैसिव वॉइस है? सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है ये, देख लो जरा है कि नहीं। तो अब ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस बन गया, लेकिन बनाना किसका है? कॉन्टिन्यूअस का। अब यहां पर रूल क्या कहता है कि जब आपको यहां बन गया है प्रेजेंट का, ये क्या है? प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस बना कि नहीं। अब रूल कहता है कि यहां सिर्फ V4 को उठा दूंगा, अगर जैसे यहां V4 को उठाऊंगा तो यहां हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस हो जाएगा। एकदम आराम से चल रहा हूं, एकदम लेवल नीचे गिरा के चल रहा हूं। छोटे बच्चे जो पहली बार जीवन में अंग्रेजी पढ़ेगा ना, उसको भी समझ में आएगा। मैं बोला कि अभी ये स्ट्रक्चर किसका है? प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है, लेकिन यहां V4 को जोड़ दूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस हुआ कि नहीं। लेकिन अब फिर ये कहता है रूल कि दो वर्ब एक साथ नहीं आएंगे, तो गया V4 किसके पास? B के पास, और बोला कि जल्दी से कपड़ा पहनो और क्या बन जाओ? V4 बन जाओ। तो V4 का मतलब होता है ING, तो यहां क्या हो जाएगा? ING। तो इसी V4 को, है तो V4 ही, बीइंग क्या है? V1 है, V2 है ये V4 ही, तो क्या हो जाएगा यहां पर? बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया? इसके नेक्स्ट लेवल पे बढ़ो, तीसरा लेवल देखो। मैंने बोला कि यहां पर लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखा वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस? 1 और 5 लगाया तो, अगर 1 और 5 न लगा के अगर 4 लगा दिया तो कॉन्टिन्यू, लेकिन अगर V3 लगा दिया तो V3 को कहते हैं परफेक्ट। परफेक्ट हुआ कि नहीं? इसका मतलब यह है कि मैंने यहां पर लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैंने लिख दिया V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये परफेक्ट है। ये परफेक्ट है, लेकिन नहीं पता कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। पता चल रहा है? नहीं चल रहा। अब मैं क्या कर दूं कि यहां पर मैंने लिख दिया हैज, मैंने लिख दिया हैव। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया हैज और हैव किस में आता है। अब पूरा स्ट्रक्चर मैं आपसे पूछता हूं, बताओ किसका है। तो ये हुआ प्रेजेंट का, ये हो गया परफेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं। अगर मैं हैज और हैव को मिटा के यहां पर अगर हैड कर दूं तो पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ कि नहीं। समझ में तो आ रहा है ना? जितने बच्चे पीछे सबको समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, अब आपके दिमाग में यह आएगा कि सर एक बात मुझे बताइए कि प्रेजेंट का हैज और हैव भी है, प्रेजेंट का इज एम आर भी है, प्रेजेंट का डू और डज भी है, तो आपने हैज और हैव को क्यों लिया?
एक बार मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने पूछा ऐसे ही कि सर आपने हैज और हैव को ही क्यों लिया, एक्सिलरी वर्ब तो इज एम आर है। अब एक बात जरा बताना, अगर आपका डाउट नहीं है, लेकिन मैंने अगर यहां पर इज, एम और आर अगर लिख दिया तो ये बताओ फिर क्या है स्ट्रक्चर? ये बन गया सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस, बना कि नहीं? ये सिंपल प्रेजेंट है, उसका पैसिव वॉइस। इसीलिए आपके मन में अगर डाउट आएगा कि सर यहां इज एम आर क्यों नहीं लेते हैं, तो इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस। तो यहां करना पड़ेगा क्या, हैज या फिर हैव। अब एक बात बताओ, यहां पर मैंने हैज और हैव लिख दिया तो ये क्या बन गया? ये प्रेजेंट है, ये परफेक्ट है, पूरा मिलके हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आओ जरा इस पर खेल खेलते हैं। मैंने बोला है आपसे कि पैसिव बनाने में कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को लाओ सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को लाओ ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट से पहले लगाओ बाई और बाई से पहले लगाओ V3, लगा दिए। बताओ पैसिव का स्ट्रक्चर है कि नहीं? अब क्या करूं मैं, V3 बिना एक्सिलरी वर्ब के नहीं आता, एक्सिलरी वर्ब है, लगा दिया हैज या फिर हैव। अब एक बात बताओ, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर हो गया, यानी ये प्रेजेंट, यानी ये प्रेजेंट हो गया और ये परफेक्ट हो गया, हुआ कि नहीं? क्योंकि से अगर बाई प्लस ऑब्जेक्ट हटा दूं तो ये हो नहीं जाएगा। बाई प्लस ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि आता है, हटा भी सकते हैं इसे, इसे कहते हैं डायरेक्ट पैसिव। अब क्या होगा कि यहां पर हैज है, यहां पर हैव है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन सर इस V3 को तो छोड़ दिया, V3 को छोड़ सकते हो। अब डायरेक्ट यहां V3 लिख दिया, ब्लंडर है, होगा। अब फिर तरीका क्या है कि V3 गया किसके पास, B के पास, और बोला कि जल्दी से कपड़ा पहनो और V3 बन जाओ, तो क्या बन गया ये, बीन। समझ में आया? अब यहां पर बीन लिखूं चाहे V3 लिखूं, बात तो एक ही है। तो यहां पर मैंने लिख दिया बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया सबको? यहां तक तीन चीज समझ लो, तीन चीज के बाद दिखाऊंगा कि 5 सेकंड में कैसे एरर बनता है। अभी तो पूरा सिखा रहा हूं एक एक को, आगे बढ़ जाए। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट, ये हैज है प्रेजेंट, V3 परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। तीनों चीज समझ लिए। अब देखो चौथा, मैंने लिखा अगर सब्जेक्ट के बाद लिखा मैंने वर्ब, वर्ब के बाद लिखा ऑब्जेक्ट। अब पूछो कौन सा टेंस, कोई नहीं, कोई नहीं है। अगर मैंने V4 लिख दिया तो कॉन्टिन्यूअस, यानी V4 लिख दिया तो कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर इसके पहले V3 को भी जोड़ दिया तो क्या हो गया, V3 परफेक्ट और V4 कॉन्टिन्यूअस, तो बन गया यानी प्रेजेंट का भी नहीं दिया हूं मैं, ये बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बना कि नहीं? V3 होता है परफेक्ट और V4 होता है कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो परफेक्ट को लिखता हूं तो परफेक्ट का मतलब V3, अगर प्रेजेंट दिखाना है तो हैज या हैव, अगर पास्ट दिखाना है तो हैड, यानी हैज और हैव दिखा के मैंने प्रेजेंट कह दिया। उसके पहले लगाया सब्जेक्ट, यानी ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद लगा दिया V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बना ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बना कि नहीं? बना ना। लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, समझ लो तो मेरी बात। मेरा ये कहना है कि ये हो गया सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट, ये परफेक्ट है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। अब दूसरा समझ में ये आएगा कि सर V3 और V4 तो एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो फिर तरीका क्या है, इसको हटाओ और बोलो जाओ B के पास और क्या बन जाओ। अब बताओ स्ट्रक्चर नहीं है। अब समझ में आया? समझ में आया तुमको? सफेद शर्ट समझ में आया? मैं डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट मैंने क्या किया कि V3 और V4 को लिख दिया तो बिदक गया, बोला नहीं सर, यही डाउट था ना। इसी में आता है रूल सिंस और फॉर का, आगे लगाते जाओ। लेकिन एक बात बताओ कि ये स्ट्रक्चर किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि नहीं? अब देखो यहां मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को लाया सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को लाया ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाया, बाई से पहले V3 लगाया, लगा दिया। अब एक बात बताओ, इस V3 को चाहिए एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब है इसके पास, ले लो, हैज या फिर
हैव। क्लियर? अब देखो कि ये प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये प्रेजेंट है, V3 परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब बनाना है आपको, ना ही V4 को छोड़ सकते हो और ना ही V3 को छोड़ सकते, आपने उतार लिया बीन। क्लियर? अब यहां बताओ V4 लिख सकता हूं? नहीं लिखूंगा, तो अब जाएगा ये B के पास और क्या बोलेगा? बीइंग बन जाओ। लो कपड़ा पहन के V4 बन जाओ, तो ये बन जाएगा बीइंग। अब एक बात जरा बताना, वर्ब टू बी ये है, वर्ब टू बी ये है। अरे ये भी कपड़ा पहन के V3 बना है, और ये जब कपड़ा पहन के पहले से ही V3 बन गया है तो दोबारा से बीइंग बनेगा। अब ये भी वर्ब टू बी है और ये भी वर्ब टू बी है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। समझ में आया? मैं चाहता तो एक शब्द में लिख देता कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, लेकिन कोई छोटा बच्चा आके आपसे ये पूछ ले, या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट का मास्टर आके पूछ ले कि क्यों नहीं बनता है, तो दावा है ना इसका सही करने का कि क्यों नहीं बनेगा। इतना समझ में आया? अब देखो ये पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। अब इसमें सीखो ट्रिक्स, ट्रिक्स कैसे काम करता है। 5 सेकंड वाला ट्रिक्स बताता हूं, ध्यान से देखो। एक जरा बात बताना, ये है आपका कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल है, कुछ इसके साथ लगा होगा? नहीं है। अब देखो यहां कोई दिक्कत नहीं है, अभी टेंस और वॉइस पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी तो आग लगाने के लिए चिंगारी दे रहा हूं कि बस अपने आप को तैयार करो और क्वेश्चन यहां से उड़ाना शुरू करो। जब पूरा जिस दिन पढ़ा दूंगा टेंस और वॉइस, दहाड़ोगे मार्केट में, कोई टिकेगा? मेरा इतना दावा, ईमानदारी से बोल रहा हूं, अगर जो व्यक्ति यहां आने के बाद अंग्रेजी नहीं सीखा, मान लेगा अपना किस्मत में लिखा ही नहीं कभी अंग्रेजी सीख पाएगा, चला जाए जहां का रहने वाला है वहां पे, क्योंकि दुनिया में कोई सिखाने वाला नहीं। उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा हूं एक एक चीज को बताते हुए। एक बात बताओ, ये सिंपल प्रेजेंट है। अब सिंपल प्रेजेंट का रूल स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया। सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ट्रिक्स सीखो। अगर आपने पढ़ लिया कि ये अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आपको ढूंढना है इज, एम, आर। समझ में आया? अब इसमें एक चीज और ट्रिक क्या देता है, अगर एक बात बताओ कि सिंपल प्रेजेंट है, इसका अगला टेंस क्या होगा? अगला टेंस सिंपल प्रेजेंट का होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? इज, एम, आर। तो एक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? इज, एम और आर। ध्यान से देखो, मान के चलो क्वेश्चन दिया, कोई एक क्वेश्चन दिया, और ये है आपका सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव, सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस है। यहां पर ऑप्शन लिखा A, B, C और D, 4 ऑप्शन लिखा। अब चारों के चारों जो ऑप्शन है सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसमें लगा दिया हैज, इसमें लगा दिया बीन, और इसमें लगा दिया इज, और इसमें लगा दिया वॉज। आंसर क्या होगा? बिना सोचे आंसर करोगे ना? अभी तो आज सिखा रहा हूं, कल ही क्लास में लाके यहां CGL के मेंस, प्री, CHSL के सारे क्वेश्चन उड़वाऊंगा और बताऊंगा ये ट्रिक सिखा दी आज ना, कल दिखाता हूं। क्या लगाओगे? अगर इज ना रहे, एम रहे तो यही होगा, अगर आर रहे तो, ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है ना जी। आई रहेगा तो एम, ही रहेगा तो इज, यू रहेगा तो आर, लेकिन आएगा क्या? इज, एम और आर। पहला रूल, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का आपने रूल बनाना सीख गए। आगे बढ़ो, ये देखो कि ये क्या है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या ढूंढोगे? तो ढूंढोगे बीइंग। क्या ढूंढोगे? बीइंग। जैसे बीइंग दिखा, आंसर मार के आगे बढ़ जाओ। पूरा सेंटेंस सही करने की जरूरत नहीं है कि लिखा कि ही इज ईटिंग अ मैंगो, तो अ मैंगो इज बीन ईटेन बाय हिम, ये सब नहीं करना है। चुपचाप देखो इज, एम, आर तो लगा ही रहेगा, अगर वॉज वर है तो ऐसे कट गया। लेकिन अगर यहां पर बीइंग नहीं मिला तो जिसमें नहीं हो उसको उड़ा दो। जैसे फिर से वही चीज लिखूंगा, मैंने लिखा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लिखा किसका? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस। बनाना है पैसिव वॉइस A, B, C और D, 4 के 4 बनाने हैं। पहला ऑप्शन लिख दिया,
पहला ऑप्शन में लगा दिया बीन, उसके बाद एक जगह लगा दिया बीइंग, और एक ऑप्शन में लिखा डिड, और एक में लिखा डज। अब बताओ क्या होगा? दिमाग काम करना शुरू किया। तो इसका मतलब कि अगर कॉन्टिन्यूअस का रहेगा, देखो ट्रिक बता रहा हूं, अगर कॉन्टिन्यूअस का रहेगा तो कॉन्टिन्यूअस ढूंढना है। अब कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? बी में आईएनजी जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? बीइंग। समझ में आया? तो ये ट्रिक याद रहेगा। तीसरा आ जाओ, सब्जेक्ट के बाद हैज हो, हैव हो, V3 हो, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बनाना है पैसिव वॉइस, तो हैज और हैव तो लगा रहेगा, क्या ढूंढोगे? बीन। जहां भी V3 दिख जाए क्या ढूंढोगे? बीन। अब एक चीज समझ लो, यही आप थोड़ा सा बता दूंगा मैं, यहां पर बीन जिस ऑप्शन में दिखेगा वो आंसर रहेगा। यानी सेम चीज अगर मैं करूं कि यहां पर क्वेश्चन लिखा किसका? प्रेजेंट परफेक्ट और टेंस का, एक्टिव वॉइस, ऑप्शन 4 लिया। अब ऑप्शन में लिखा, पहला ऑप्शन लिखा बीन, दूसरा ऑप्शन लिखा बीइंग, तीसरा ऑप्शन लिखा डिड, और उसके बाद डू। समझ में आया? यानी कि आपको 3 चीज दिखाया। सिंपल प्रेजेंट हो तो इज एम आर, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो तो, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना? एक एक चीज को नोट किए हो? नोट करो इसको, अमृत है ये चीज अपने घर पे बैठना, कॉपी पेन लेना, खींचते रहना, 2-3 बार खींचोगे दिमाग में छप जाएगा। और इसका यही पूरा स्ट्रक्चर उतारो। अब देखो यहां पर जो टेंस है, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं आपको, जो भी ये अभी पूरा बताया नहीं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको बताया हूं। इसके 6 फॉर्म होते हैं, इसके भी 6 फॉर्म होंगे। इतना से दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे बनेगा, नोट करो इसे। हो गया? बहुत बहुत तेजी से रफ्तार बढ़ा देना है। साइड में ट्रिक्स लिखो, ट्रिक्स, और ट्रिक्स में लिखो इज एम आर। हो गया ना? दूसरा, सब्जेक्ट इज एम आर V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया? सेम चीज इसके आगे भी ट्रिक्स लिखो, और ट्रिक्स में क्या लिखोगे? बीइंग। हर जगह बीइंग वर्ब है, 3 जगह, हर जगह बीइंग वर्ब आता है। इज एम आर बीइंग है। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला कि डू डज क्यों नहीं आता? हैज और हैव के बारे में बता दिया। अब डू और डज क्यों नहीं आता है? क्योंकि डू और डज बीइंग वर्ब नहीं है। क्या है वो? एक डूइंग वर्ब है, और यहां चाहिए क्या होने का? बीइंग वर्ब का। इसीलिए हर जगह बीइंग का इस्तेमाल होता है। यहां पे बीइंग किए, वहां बीन किए, किससे बनाइए? बी से ही, और बी ही होता है इज एम आर। वर्ब टू बी कराया था, इज एम आर वॉज वर्ब, बीइंग वर्ब में लिखवाया था आपको। हो गया? ये ट्रिक्स लिख दिए। यहां लिखो हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, खींचो। सादा पेज लेना, आज ये जरूर काम करना। सर वर्ब खत्म हो गया ना? अभी खत्म, उसी का तो टॉपिक है, चल ही तो रहा है वर्ब। हर जगह वर्ब का ही खेल है। अब मैं बोला वर्ब टू बी, खेल है इसी का। मान के चलो कि लगभग इस महीने, क्या अगले महीने के भी कुछ दिन भी वर्ब ही चलेगा, और वर्ब समाप्त करने के बाद आपको अंग्रेजी में बोलना, लिखना सब कुछ सिखा दूंगा। यानी कि जब मॉडल्स आता है, वर्ब के टॉपिक में मॉडल्स एक सब्जेक्ट है, और मॉडल से आता है स्पीकिंग, बोलने का,
कैन का यूज क्या होगा। देखो मॉडल से क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा बता दूंगा, लेकिन उससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है बोलने में। अंग्रेजी जब बोलोगे आप तो उसी मॉडल का यूज करके। ये हो गया। ट्रिक्स लिखो, ट्रिक्स में क्या लिखोगे, बीन। बहुत बढ़िया तैयारी है। अब देखो, अब तीसरा है, ये मत बोल देना कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लिखे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि उसमें बी बी 2 बार आ गया, और घर में जब 2 बी हो तो कहानी खत्म। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस, कोई नहीं। सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस घर पे बनाना सीखना, ऐसे ही लिखना, और प्रेजेंट लिखना इज एम आर सब्जेक्ट। देखो यहां बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां वी थी तो हर जगह लगेगा। सब्जेक्ट वहां लिखो, सिंपल प्रेजेंट है तो इज एम आर, यहां पर कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर के बाद बीइंग, और अगर परफेक्ट है तो हैज हैव के बाद बीन, V3 हो गया। अब एक बात बताओ, यहां V2 कर दिया तो सिंपल पास्ट नहीं है, V2 लिखवाया था वर्ब में कि पास्ट है ये, तो इसका मतलब ये पास्ट है। कौन सा पास्ट है, सिंपल पास्ट है, ना कॉन्टिन्यूअस है ना परफेक्ट है, तो सिंपल पास्ट। अब यहां पर ये सिंपल पास्ट है, मैं लाया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। यहां पर लगाया बाई, बाई से पहले लगाया V3। अब एक बात बताओ, ये तो पैसिव का तो स्ट्रक्चर है, स्टैंड है ये, इस पर तो मेन ऑब्जेक्ट रखना बाकी है, मेन सामान रखना बाकी है। तो अब यहां पर है V2, V2 ही है ना। अब आओ जरा पीछे मुड़ के देखो, एक बात बताओ, यहां पर पास्ट है, ये पास्ट है ना। अब प्रेजेंट से उठाओगे कोई, प्रेजेंट का कहानी खत्म, पास्ट में आते हैं। यहां पर एक है डीड, यहां है वॉज वर, और यहां पर है हैड। तो मैंने बोला है वर्ब टू बी हमेशा काम आता है, वर्ब टू बी क्या है, वॉज और वर। अगर इससे ना समझ में आए तो मैंने आपको तरीका क्या दिया है कि इसके अगले वाले टेंस एक्सिलरी वर्ब उधार मांग लो। ये ट्रिक दिया क्या कि इसके आगे आने वाले जो वर्ब, जो भी टेंस होगा उससे उधार मांग लो। जैसे यहां पर V2 है, इसका अगला टेंस कौन सा, ये सिंपल पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्प क्या लगता है, वॉज और वर, और वैसे भी वर्ब टू बी ही काम आएगा, तो यहां क्या कर दोगे, वॉज या फिर वर। ये हो गया कौन सा, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा है, फास्ट तो नहीं चल रहा हूं ना। चलिए अब एक बात बताओ, आपने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर लिख लेना, क्योंकि अब मौका नहीं, पूरा पढ़ाने के बाद मौका नहीं दूंगा। यहां पर मैंने प्रेजेंट वाले में क्या ट्रिक्स लिखाया, इज, एम और आर, तो पास्ट में क्या ट्रिक्स बन जाएगा, समझ में आया, तो ट्रिक्स लिख लेना। डीड क्यों नहीं, बता तो रहा हूं कि डीड एक डूइंग वर्ब है, और यहां क्या दिखा रहा है, बीइंग वर्ब चाहिए, और बीइंग वर्ब को ही बीन बनाते हैं और बीइंग बनाते हैं, इसलिए नहीं होगा। और हैड भी नहीं होगा क्योंकि रखने के लिए, लेकिन हैड के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताऊं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। समझ में आया, ये ट्रिक्स लिख लिए। अब दूसरा देखो, मैंने बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहां वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस, अगर V2 लगाया तो, अगर V4 लगा दिया तो कौन सा कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कितने हैं जरा हाथ उठाओ, समझ में आया, हाथ कटवा दूंगा शाहजहां की तरह। यहां V4 का मतलब पास्ट हो गया, अभी पास्ट कैसे हो जाएगा, यानी ये अभी कॉन्टिन्यूअस है, यानी V4 अभी क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अगर इसके पहले इज, एम और आर लगा दिया तो कॉन्टिन्यूअस। अगर इज, एम, आर को काट के यहां वाज और वर लगा दिया तो अब बनाना पास्ट, यानी ये है पास्ट और ये है कॉन्टिन्यूअस। इसके पहले सब्जेक्ट और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बचपन में से पढ़े थे, बचपन में कितना मार खाए थे स्ट्रक्चर याद करने के लिए।
बताओ सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? चलो अब एक बात बताओ कि ये हो गया आपका यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इज एम आर लगा होता तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता। अब देखो यहां ऑब्जेक्ट को लाया सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को लाया ऑब्जेक्ट की जगह, उसके पहले बाई लगाया V3 लगाया, ये तो सब में लगता है। इसके बेसिस बता सकते हो कौन सा है? अभी तो बता नहीं सकते। अब इसको चाहिए कौन सा? एक एक्सिलरी वर्ब चाहिए। एक्सिलरी वर्ब क्या होगा? वॉज या वर। अब इस V4 को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर एक बात बताओ यहां वॉज वर V3 लगा दिया तो ऐसा करने से कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस, यही तो है। तो सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस नहीं हो गया? इसे बनाना है, यानी इसे बनाना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए V4 होता है, तो V4 देना पड़ेगा ना। अब V4 सीधा उतार के लिख दूं तो जाएगा B के पास और बोलेगा जल्दी से साड़ी कपड़ा पहन के V4 बन जाओ। तो B के पास गया, बोला कि V4 बनना है, तो एस और यस लेगा। मान के चलो कि अलग अलग तरीके से ड्रेस पहना जाता है। अब जैसे V4 है एक ड्रेस और एस और यस भी एक ड्रेस है। मान के चलो कि किसी के बोला जल्दी से तैयार हो जाओ, आपने सिर्फ इतना सुना जल्दी से तैयार होने की बात, तुरंत गए अंदर जाके पूरा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, इंडो वेस्टर्न टाइप का, जैसे नहीं शादी वादी में मान के शेरवानी पहन लिया और उधर से लौट के आया, पता चला कि किसी कोई मर गया है उसमें जाना है। तो ड्रेस तो अकॉर्डिंग होता है जहां जाना है उसके। बनना है V4 तो एस और यस पहनेगा। क्या पहनेगा? अब बीइंग लगाया तो क्या बन गया? V4। इसका मतलब कि अगर ये V4 लिखूं या फिर बीइंग लिखूं, बात एक ही है। मैंने यहां पर लिख दिया बीइंग। अब बताओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस हुआ कि नहीं? तो यही हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। देख रहे हो कितना खेला नहीं रहा अंग्रेजी के साथ, कोई रूल कुछ नहीं, सीधा खेलो। अब देखो ट्रिक्स लिखना है। ट्रिक्स देखो, इस पहले वाले में भी बीइंग आएगा और इस वाले में भी बीइंग। अगर यहां इज एम आर होता तो क्या बीइंग की जगह पर बीन आता? बीइंग ही आएगा। फर्क सिर्फ उसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि पास की वजह से वॉज वर और पास की वजह से ये वॉज वर है और वहां प्रेजेंट की वजह से इज एम आर था। ध्यान देना, आपको मैं ना दो चीज बता रहा हूं, ये लिख लिए, ट्रिक्स लिख लिए। आओ जरा दिखाता हूं। मान के चलो कि ये क्वेश्चन दिया और ये क्वेश्चन किसका है? तो ये है पास्ट, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस है, बनाना है पैसिव। 4 ऑप्शन लिखा, एक ऑप्शन में लिखा बीइंग। कितने लोग आंसर दे रहे हैं? यहां पर लिख दिया बीन, यहां पर लिखा बीइंग और यहां पर लिख दिया विल। क्या होगा? या तो ये या तो ये। 2 ऑप्शन काटूंगा ना, डी को और बी को काट दूंगा। अब बच जाएगा ए और सी, 2 ऑप्शन। अब देखूंगा कि पास्ट का है तो पहले में लिखा रहेगा इज एम आर और एक में लिखा रहेगा वाज या वर। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगर यही प्रेजेंट का होता तो, यानी कि जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आपके सामने यह भी चुनौती आ सकती है कि बीइंग 2 जगह लगा होगा, तो अब तो काट नहीं सकते ना बीइंग के हिसाब से। अब देखना पड़ेगा कि पास्ट का है कि प्रेजेंट का है। तो पास्ट का रहेगा तो वॉज वर के साथ, प्रेजेंट का रहेगा तो इज एम आर के साथ। इतना चीज समझ में आया? 1% का डाउट? चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखो मैंने लिखा यहां पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस? अगर V3 लिख दिया तो परफेक्ट हो गया, यानी V3 परफेक्ट है, लेकिन कौन सा परफेक्ट नहीं पता। यानी V3 का मतलब परफेक्ट है। अगर यहां पर हैज और हैव को चाप दिया तो क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं? लेकिन अगर हैज और हैव को मिटा के मैंने लिख दिया हैड, पास्ट परफेक्ट,
पूरा स्ट्रक्चर यही होता है, मेन है यही। देखो वर्ब का ही खेल है पूरा, इसीलिए बोलता हूं कि वर्ब को टेंस कहते हैं, टेंस को वर्ब कहते हैं। ये हो गया पास्ट और ये हो गया परफेक्ट। स्ट्रक्चर बन गया पास्ट परफेक्ट, पहले लगाया सब्जेक्ट बाद में लगाया ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर तैयार है पास्ट परफेक्ट टेंस का। समझ में आया? अब एक बात जरा बताओ, बनाना है मुझे पैसिव वॉइस, क्या करूंगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, उसके पहले बाई, बाई से पहले V3। अब ये तो हर जगह लगेगा। अब V3 को चाहिए एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब हैड है, लगा रहेगा। अब एक बात बताओ, V3 भी तो चाहिए ना। अब बताओ मुझे, हैड के बाद V3 लगा दिया तो उसी के जैसा है ये? नहीं है। अब एक बात बताओ कि V3 चाहिए तो V3 को उतारना पड़ेगा, तो क्या V3 है तो जाएगा B के पास और बोलेगा जल्दी से कपड़ा पहन के V3 बन जाओ, तो क्या बन जाएगा ये? बीन। बहुत बढ़िया तैयारी, समझ में आ गया ना? तो इसे कहेंगे हम पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। नोट कर लिए? अब इसमें ट्रिक्स क्या है? अब सेम चीज रिपीट करूंगा पिछले वाले से। मैंने क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन लेके क्या लिखा कि मैंने लिखा यहां पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है, बनाना है पैसिव। तो जब पैसिव बनाना है 4 ऑप्शन लिखा, इसमें लिखा बीन, इसमें लिखा बीइंग, इसमें लिखा विल और इसमें लिखा बीन। बताओ कौन सा होगा? या तो ये या तो ये, यही होगा ना। लेकिन अगर पास्ट का है, यहां पर लिख दिया हैज या हैव और यहां लिख दिया हैड। समझ में आया? यानी कि बीन के हिसाब से 2 ऑप्शन को उड़ा दिया, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट के हिसाब से जो आंसर होगा, पास्ट है तो हैड, प्रेजेंट होता तो हैज है। इतना समझ में आया? अब एक बात जरा बताओ कि मैं लिख लिया था ना पिछला वाला स्ट्रक्चर। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस? अगर V4 लगाया तो कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब V4 का मतलब कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस अगर है, अगर यहां इज़-एम-आर लगा दूंगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर V3 लगा दिया तो परफेक्ट, V3 परफेक्ट, V4 कॉन्टिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन एक साथ एक जैसे नहीं आ सकते हैं, तो इसको हटा के बना दिया बीन। तो ये बीन क्या है? ये भी परफेक्ट ही है। इस बीन भी तो V3 था, यानी ये भी हो गया परफेक्ट और ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। अगर इसके पहले मैंने लगा दिया हैज और हैव, तो हैज और हैव तो प्रेजेंट में आता है, तो हैज और हैव को मिटा के अगर हैड लगा दिया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पहले लगा दिया सब्जेक्ट और बाद में लगा दिया ऑब्जेक्ट। किस टेंस का स्ट्रक्चर है? पास्ट। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ ना। अब क्या करूं मैं कि इसका मैं पैसिव बना रहा हूं। देखो कैसे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, यानी ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, उसके पहले बाई, उसके पहले V3, तो हर जगह लगेगा। अब V3 को चाहिए एक्सिलरी वर्ब, उतार लिया हैड को। अब बताओ, हैड को अगर उतारा फिर तो पास्ट ही है ना, यानी पास्ट परफेक्ट ही हुआ अभी। लेकिन यहां पर मैंने बीन को उतार लिया और इस V4 को भी दिखाना है। अब V4 को डायरेक्ट नहीं आ सकता क्योंकि यहां V3 है, तो जाएगा बोलेगा B के पास जाओ, बोलो साड़ी पहन के तुरंत V4 बन जाओ, तो ये क्या बन जाएगा? अब एक बात बताओ, वर्ब टू बी और वर्ब टू बी, तो एक BA और एक BA, तो BB होगा, तो 2 VB नहीं होगा। इसीलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। समझ में आया? अब एक बात बताओ कि मेन था 3 ही, यानी अगर प्रेजेंट की बात करें या फिर पास्ट की बात करें, इसमें मेन था 3, एक सिंपल प्रेजेंट, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक प्रेजेंट परफेक्ट। यहां था पास्ट सिंपल, पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। दूसरे 2 तो एलिमिनेट हो गए। अब एक बात जरा बताओ, एक शब्द में अगर पूछूं मैं, ध्यान से देखना, मैंने लिखा यहां एक लिख रहा हूं प्रेजेंट का,
प्रेजेंट को दिखा रहा हूं। एक बात बताओ, यहां पर मैंने लिखा सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब ये हो गया आपका एरिया, ये हो गया एक्टिव का, और यहां पर मुझे बनाना है इसका पैसिव, यानी एक्टिव से क्या है ये पैसिव। अब यहां पर सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव क्या बनाऊंगा? सब्जेक्ट के बाद इज एम आर होगा, उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट। याद हो गया कि नहीं? पाई प्लस ऑब्जेक्ट बार बार लिख लोगे। अब बताओ कि सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब मैंने, अब देखो लिखूंगा नहीं बार बार कि कौन सा है, आप खुद पहचान कर लोगे। मैंने लिखा सब्जेक्ट के बाद इज, एम और आर, और उसके बाद V4 ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर इसको चाहिए तो अपने बगल वाले से मांगेगा। जैसे हमारे घर में क्या होता है, मान के चलो घर में कुछ सामान की जरूरत है, अपने पास नहीं है, तो जाएंगे अड़ोसी पड़ोसी से मांगने ना कि जरा देना, बकेट देना। घर में जैसे शादियां होती है गांव में खासकर, तो वहां आपस में मांग के काम चला लेते हैं। किसी घर से तकिया, तोशक, रजाई, कंबल उठा लाएंगे, नहीं होता है। तो इसका मतलब कि इसके पास नहीं था तो इससे मांगा कि नहीं मांगा, प्रूफ किया। अब देखो इसका भी बनाना होगा पैसिव वॉइस, तो क्या बनाओगे? इज, एम, आर। अब V4 के लिए दिखाना पड़ेगा बीइंग। एक बात बताओ, बहुत सारे ऐसे इसमें होंगे जिन्होंने कोशिश किया होगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्ट्रक्चर को रटने का। कितने लोग हैं इसमें? रटने का प्रयास कभी किए हो? याद नहीं होता है, कितनी बार भी ट्राई किए होगे। यानी इसका अगर पैसिव वॉइस बनाओगे तो इज, एम, आर के बाद बीइंग, बीइंग के बाद V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, ये तीन चीज लिख दिया। अब तीसरा है प्रेजेंट का। प्रेजेंट का क्या कहता है कि सब्जेक्ट के बाद मैंने लगा दिया हैज, मैंने लगा दिया हैव, उसके बाद लगा दिया V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताओ बनाना है पैसिव वॉइस, क्या बनाऊं? सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस V3 की जगह पर बीन लिखना पड़ेगा, प्लस V3। किसका है ये? प्रेजेंट का कंप्लीट हुआ। अब ध्यान से देखो, अगर आपको ये समझना है कि क्या क्या ट्रिक्स लिखवाया था, तो ट्रिक्स था पहले वाले में इज, एम, आर, दूसरे में बीइंग, और तीसरे में इतना चीज समझ में आ गया। अब ऐसे प्रेजेंट का लिख लिए तो चलो पास्ट का भी लिखवा देता हूं, लगे हाथ। पास्ट का भी देख लो। अब एक बात बताओ, यहां प्रेजेंट की जगह पर लिख दिया पास्ट, कुछ नहीं करना है। क्या करोगे? इस 1 को और 5 को उड़ाओगे, और इसको प्रेजेंट था तो दिखाओगे पास्ट, कर दोगे V2। यही होगा ना। यहां पर क्या करोगे कि इज, एम, आर को उड़ाओगे और क्या लिख दोगे? वाज और वर। यही होगा। अब यहां है इज, एम, आर, तो क्या ये हो जाएगा? वाज और वेयर, नहीं वर। वेयर का मतलब होता है वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो। अब देखो यहां पर करना है, तो यहां वॉज वर था तो इज, एम, आर होगा, यहां भी वॉज वर होगा। यही होगा ना जी। अब यहां पर हैज और हैव है, तो देख रहे हो अंग्रेजों ने किस तरह से बेवकूफ बनाया है। उसको पता थोड़े ना था कि आने वाले समय में पीए सर जैसे क्रांतिकारी पैदा होंगे। अब यहां हैज और हैव है तो क्या कर देंगे? यहां हैड कर देंगे। कौन सा तूफान है? यही तो था पैसिव, एक्टिव पैसिव बता दिया दोनों। अब देखो यहां तक किसी को 1% का दिक्कत है, नोट कर लिए, घर पे बनाना सीख लोगे। चलिए अब देखो
कोई डाउट है किसी को? तो चलिए आज की कहानी को यहीं विराम देंगे, रुखसत करेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।